आई गेस थोड़ी सी कम हो रही है आवाज़, है ना? चलो अब तुम मत बोलना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? जीन्स पढ़ रहे थे, ठीक है? क्या पढ़ रहे हैं? जीन्स पढ़ रहे हैं। जीन्स को ही मेंडल ने क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था। फैक्टर्स मेंडल ने जीन को ही बोला था, ठीक हो गया? अब जो हमारे पास में जीन होते हैं ना, ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पर। अच्छा, अगर क्लास 11th पढ़ी है तो तुम्हें पता है कि क्रोमोसोम्स, एक सेल में एक जैसे 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और इन दोनों क्रोमोसोम्स को आपस में क्या बोलते हैं हम? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। दिख रहा है? चलो हमारे पास में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके स्पेसिफिक लोकेशंस पर डीएनए के कुछ सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे समझो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही हमारा डीएनए से बना हुआ है। पूरा का पूरा क्रोमोसोम डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के आपस में कॉइल होने की वजह से बना है। तो यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम में डीएनए है। इस डीएनए का कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट जो स्पेसिफिकली आरएनए को कोड करेगा, इस सेगमेंट का नाम हम क्या बोलेंगे? जीन बोलेंगे। मेंडल को क्रोमोसोम, डीएनए ये सब कुछ बहुत बातें पता नहीं थी, बस उन्होंने ये कहा था कि कुछ तो होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, कुछ भी हो सकता है वो। उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर, रीजन, ठीक है? वो चीज़, वो रीजन जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रही है उसको उन्होंने क्या बोला? फैक्टर बोला, ठीक? बाद में इसका नाम बदल के क्या हो गया? जीन पड़ गया। अब ये जो जीन है इसका काम क्या है? ये क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन्स बनाएगा ट्रांसलेशन से। प्रोटीन्स या तो एंजाइम वगैरह की तरह काम करेंगे और किसी सबस्ट्रेट को काहे में कन्वर्ट कर देंगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। और इस प्रोडक्ट से हमको क्या मिलेगा? फिनोटाइप मिलेगा। फिनोटाइप यानी कि क्या मिलेगा? कैरेक्टर मिलेगा, ठीक हो गया? तो जो डीएनए का जो सेगमेंट क्रोमोसोम्स में कोड करता है प्रोटीन्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। अब ये जो जीन है ये खुद को क्या कर पाया? एक्सप्रेस कर पाया। अच्छा, जीन का एक्सप्रेशन सिर्फ जीन होने पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जीन होने के साथ साथ सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस भी होनी चाहिए। हमारा जो सेल है ना, हमारी सेल्स में एक जैसे 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एक जैसे 2 क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमो मतलब हुआ सेम, यहाँ पर लोकस का मतलब लोकेशन है। जिन क्रोमोसोम्स में सेम लोकेशन पे सेम जीन प्रेजेंट हो, यानी कि अगर मैंने ये बोला है कि यहाँ पर हमारे पास में है जीन ए, तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम के भी सेम रीजन में प्रेजेंट होगा जीन ए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वो 2 क्रोमोसोम जिनमें सेम टाइप के जीन है उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है जीन बी, तो इसमें भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? जीन बी। अगर यहाँ पर प्रेजेंट है जीन सी, तो इसमें भी यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? जीन सी। तो सेम लोकेशन पर सेम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो जीन्स के लिए इतनी बात चलेगी, चल जाएगी ना? इसका भी आई थिंक वो जो मैंने नोट्स भेजे हैं वो देखो तो एक बार, इसमें जीन्स भी है ना? जीन्स भी हैं आई थिंक। बस एक ही बात तुमको नोट करनी है, वो ये है कि जीन नेम वाज गिवन बाय जोहानसन। लिखा है इसमें? नहीं लिखा है? टर्मिनोलॉजीज देखो,
अभी तक हमने क्या क्या पढ़ी है टर्मिनोलॉजीज? गिवन बाय जोहानसन, लिखा है नहीं लिखा इसमें? नहीं लिखा है, लिख लो। कैरेक्टर्स के लिए जगह छोड़ दो, जितनी तुमको नोट्स में दिख रही है, तुमको लगता है कि इतनी जगह में मैं ये लिख लूंगा, तो कैरेक्टर के लिए उतनी जगह छोड़ दो, उतनी ही जगह ट्रेड्स के लिए भी छोड़ दो जितने में तुम लिख सको, ठीक है। ये जो इसने यहाँ पर फिगर बनाया है प्लांट का, वो तुम चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारे समझने के लिए आसान रहेगा। ठीक, उसके बाद जीन हेडिंग डालो, बाकी तो तुम लोग खुद ही लिख लोगे। जीन हेडिंग डाली ना, डैश करके लिखो टर्म गिवन बाय, टर्म गिवन बाय जोहानसन, JOHANNSEN, जोहानसन, JOHH, क्या बोला? JOHANNSEN, जोहानसन, ठीक है। अच्छा, एक शब्द तुम लोगों ने सुना होगा कि जो हमारी इनहेरिटेंस की यूनिट है वो जीन है करके। ये मैंने तुम्हें कल समझा दिया था कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में डीएनए ट्रांसफर होता है, यानी कि जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है। कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते, ना ही आरएनए ट्रांसफर हो सकता है। अगर आरएनए ट्रांसफर हो गया तो पहली बात तो आरएनए अनस्टेबल होता है, दूसरी बात अगर आरएनए स्टेबल होता भी तो भी आरएनए के पास आरएनए बनाने की कैपेसिटी नहीं है। आरएनए से आरएनए नहीं बन सकता, पहले आरएनए ने अगेन डीएनए बनाना पड़ता, फिर आरएनए बनता, तो प्रोसेस तो उतनी लंबी हो गई है ना, उससे एक स्टेप लंबी जो हो गई। डीएनए तो डायरेक्ट आरएनए बनता, डायरेक्ट प्रोटीन बनता। अब हमारे पास आरएनए तो पहले आरएनए से डीएनए बनेगा, फिर डीएनए से वापस आरएनए बनेगा, फिर वापस प्रोटीन बनेगा, तो प्रोसेस छोटी करने के बदले लंबी कर दिया, तो इसलिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। प्रोटीन क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं है? क्योंकि प्रोटीन भी अपना जैसा रेप्लिका नहीं बना सकता। प्रोटीन भले ही स्टेबल हो मगर अपना जैसा रेप्लिका नहीं बना सकता, वरना क्या होता ना, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम प्रोटीन है सब जेनेटिक मटेरियल की तरह होते, तो सब सेल्स में स्टोर होते हैं। अभी अपना जैसा रेप्लिका बना सकते हो तो बना लेते, लेकिन बनाते ही नहीं है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते। अगले चैप्टर में तुमने पढ़ना है, अगले साल से करिए, जस्ट अगले चैप्टर में पढ़ना है कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है करके, वहाँ फिर और डिटेल में होगा ये सारी बातें। तो ये क्या है, जीन हमारा क्या है, इनहेरिटेंस की एक यूनिट है, क्योंकि जीन ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। बाकी कोई भी जाएगा तो वो उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा और उतना स्टेबल नहीं रहेगा जितना डीएनए होता है, ठीक है। इसके बराबर बराबर तुम जगह छोड़ देना। अगला जो हमारा टर्म है, या अगला जो हमारा क्या बोलेंगे हम, ये है टर्मिनोलॉजी है, वो है एलिल। अब एलिल के लिए भी मुझे यही फोटो चाहिए, मैं मिटा नहीं रही हूँ, ठीक है। एलिल, जैसे मैंने बोला कैरेक्टर्स के दो फॉर्म्स होते हैं, या दो से ज्यादा फॉर्म्स हो सकते हैं। कोई भी एक कैरेक्टर के कुछ अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे हाइट लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, मीडियम हो सकती है ना। प्लांट में तो प्लांट में तो एक ही जीन था जो हाइट को कंट्रोल करता है। ह्यूमन में तो 5-6 जीन है, 5 जीन है आई गेस हाइट को कंट्रोल करने वाले। तो कोई लंबा है, कोई छोटा है एकदम, कोई थोड़ा मीडियम छोटा है, कोई थोड़ा मीडियम हाइट का है, कोई मीडियम से थोड़ा लंबा हाइट का है। तो हमारे पास में अलग अलग हाइट के वेराइटीज प्रेजेंट है। तो हमारे पास में एक ही कैरेक्टर के अलग अलग ट्रेड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ट्रेड्स को बनाने के लिए जीन्स भी तो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं ना। तो हमारे पास में जो एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एलिल्स बने कैसे हैं समझो। दुनिया में हमेशा से सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड जीन्स रहे हैं। सिर्फ कौन से जीन्स रहे हैं, वाइल्ड जीन्स रहे हैं। जैसे मान लो ये है हमारा वाइल्ड जीन। वाइल्ड जीन कैसा रहेगा, हमेशा डोमिनेंट रहेगा। कैसा है, वाइल्ड जीन है। वाइल्ड जीन हमेशा क्या रहता है, डोमिनेंट रहता है। डोमिनेंट क्यों, क्योंकि ये जीन बना है थ्रू द इवोल्यूशन, या किसी भी कैरेक्टर को कोड करने के लिए कोई जीन बना है तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगा ना, और जो जीन अपना इफेक्ट दिखाएगा उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। तो चाहे हम वाइल्ड जीन बोल दें चाहे हम डोमिनेंट बोलें, बात एक ही है। अब इनिशियली दोनों क्रोमोसोम्स में वाइल्ड जीन या डोमिनेंट जीन ही प्रेजेंट था,
मगर क्या हुआ, कोई भी म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन तुम अभी और पढ़ोगे इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा, अगले चैप्टर में थोड़ा डिटेल, ठीक है। किसी भी वजह से म्यूटेशन हुआ, जैसे मान लो हमारे पास में डीएनए पर कोड था ए, इससे आरएनए पर कोड आया यू। अब अगर इस यू में अच्छा चेंज तो इसमें होगा ना, डीएनए में चेंज होगा। अगर इस डीएनए का सीक्वेंस बदल गया, इस डीएनए का सीक्वेंस क्या हो गया, इसके साथ टी होगा डीएनए में, इस डीएनए का सीक्वेंस अगर बदल गया तो इससे बनने वाले आरएनए का सीक्वेंस भी बदल जाएगा। और अगर आरएनए का सीक्वेंस बदल गया तो मैंने बताया प्रोटीन आरएनए से बनते हैं, प्रोटीन अगर आरएनए से बनते हैं और आरएनए ही बदल जाएगा तो प्रोटीन भी बदल जाएगा। प्रोटीन बदल जाएगा तो जो काम कर रहा था हो सकता है वो काम न करे, या फिर हो सकता है वो काम अच्छे से न कर सके, या तो करे ही ना, या तो लेस एफिशिएंट हो जाए, कम अच्छे से वो काम कर सकेगा, या फिर हो सकता है कि ऐसा कुछ जीन बन जाए कि उसकी वजह से, एक तुमने शब्द कहीं सुना होगा स्टॉप कोडॉन नाम का, सुना है कभी? कभी नहीं सुना है? अगले चैप्टर में है तुम्हारे, इसलिए मैं अभी इसको इनका बताना नहीं चाह रही हूँ कि इससे कौन सा अमीनो एसिड कोड होता है करके, ठीक है। अभी बस इतना समझो, हमारे पास में 3-3 सेट के कोडॉन बनते हैं। कुछ कोडॉन ऐसे हैं जो इससे आगे प्रोटीन बनाना बंद कर देंगे, उनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। अगर मान लो म्यूटेशन होकर के स्टॉप कोडॉन बन गया, अभी के लिए बस इतना समझो, स्टॉप कोडॉन मतलब प्रोटीन का बनना बंद है, प्रोटीन नहीं बनेगा। स्टॉप कोडॉन आ गया तो प्रोटीन आगे नहीं बनेगा। अगर स्टॉप कोडॉन बन गया म्यूटेशन की वजह से, तो जो प्रोटीन बनना चाहिए था वो प्रोटीन कभी बन ही नहीं पाएगा, और अगर प्रोटीन बन नहीं पाएगा तो वो जो एंजाइम होना चाहिए था वो एंजाइम ही नहीं होगा, यानी कि जो फंक्शन आना चाहिए था वो फंक्शन होगा ही नहीं। तो इसकी वजह से अगर इस जीन में, दोनों में से किसी भी जीन में, मैं उसको डोमिनेंट मान लिया ऑलरेडी, तो मैं इस वाले को लूंगी। अगर इस जीन में कुछ क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन होने की वजह से ये जीन, वैसे तो क्या होना चाहिए था, जनरली इस जीन ने भी क्या बनाना चाहिए था, आरएनए बनाना चाहिए था। आरएनए से फिर इस जीन में भी क्या बनता, प्रोटीन बनता। एक मिनट, आरएनए से इस जीन में प्रोटीन बनता, प्रोटीन बनता तो ये एज एनी एंजाइम या वगैरह की तरह काम करता, सबस्ट्रेट को काहे में बदलता, प्रोडक्ट में बदलता, और हमारे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते, बिल्कुल वैसे जैसे हमने वहां पढ़ा, सब कुछ होता, ठीक है। मगर क्योंकि म्यूटेशन हो गया, अब ये म्यूटेशन ऐसा भी हो सकता है कि आरएनए ही ना बनने दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आरएनए बनने दे लेकिन आरएनए से प्रोटीन ना बने, और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी वजह से आरएनए ही ना बने, क्योंकि हमारा डीएनए ना कहीं पर से भी आरएनए नहीं बनाता, वरना पूरे डीएनए का आरएनए बन रहा होता। जबकि मैंने बोला डीएनए में सब जगह जीन नहीं है, यानी कि सब कोई आरएनए नहीं बना सकते हैं, समझ में आया? जीन डीएनए का वो हिस्सा है जो आरएनए बना सकता है। अब इसमें कुछ तो सिग्नल होता होगा जिसकी वजह से इस डीएनए को पता चलता होगा कि मैंने आरएनए बनाना है, और बाकी डीएनए नहीं बना पाता होगा। कुछ तो सिग्नल होता होगा, कुछ कोड होता होगा, ये सब तुम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हो। प्रोमोटर, इनिशिएशन, इनिशिएटर कोड, प्रोमोटर कोड, वो सब आएगा उधर, ठीक है, प्रोमोटर सीक्वेंस वगैरह। बट अभी के लिए बस इतना समझो, कुछ सिग्नल होते हैं हर जीन के पास में जिससे सेल के एंजाइम्स ये डिसाइड करते हैं, करते तो एंजाइम्स से सारा काम, एंजाइम्स ये डिसाइड करते हैं कि इससे आरएनए बनेगा या नहीं बनेगा। मान लो वो कोड ही म्यूटेशन से चेंज हो गया, फिर आरएनए नहीं बन सकता है, या फिर मान लो आरएनए तो बना लेकिन ऐसा आरएनए बना जिसकी वजह से प्रोटीन नहीं बन पा रहा है। प्रोटीन नहीं बनेगा तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, तो कैरेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं होगा। और जिस जीन से कैरेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है उस जीन को हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव जीन। क्या बोलते हैं, रिसेसिव जीन। जिस जीन से कैरेक्टर प्रोड्यूस हो गया उसको बोलेंगे डोमिनेंट जीन, और जिस जीन से प्रोड्यूस नहीं हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव जीन, ठीक है। अच्छा, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर से डिपेंड करता है, ठीक है। कैरेक्टर होगा तो डोमिनेंट कहेंगे, कैरेक्टर नहीं होगा तो रिसेसिव कहेंगे। तो जीन कैरेक्टर के अकॉर्डिंग डोमिनेंट या रिसेसिव माना जाता है। तुम्हारी एनसीईआरटी में एक जगह कुछ लाइन लिखी हुई है, अभी ये पूरा खत्म होगा तो फिर पढ़ाऊंगा तुमको, ठीक है। अभी के लिए बस इतना समझो कि अगर इसने काम नहीं किया तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिसेसिव बोल देंगे। अच्छा, ये बात एक साइड रह गई, ठीक। अगर म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन हो सकता है 3 टाइप का। अपना थोड़ा बुक का पन्ना पलटो, एक पीछे जाओ, उधर को जाओ, हाँ 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 हाँ। और ये तेरी नई बुक है, पुरानी बुक है? पुरानी है ना। नई बुक किसके पास है?
नई बुक वाले ये पन्ना निकालो तो जहाँ पर डोमिनेंट और रिसेसिव एक्सप्लेन किया एनसीईआरटी ने। हाँ, यहाँ पर किया है डोमिनेंट और रिसेसिव एक्सप्लेन, म्यूटेशन वाला ने। हाँ, ये वाला पन्ना, ये स्नैपड्रैगन वाला, कोडोमिनेंस वाला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो हमको क्या बोला है। अच्छा, इस जीन को मॉडिफाइड जीन भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि मॉडिफाई हो गया मतलब चेंज हो गया, चेंज होने का मॉडिफाई होना कहते हैं। तो इसी रिसेसिव जीन को हम क्या भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड जीन भी बोल सकते हैं, मॉडिफाइड जीन। अब ये वर्ड क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी यूज कर लेता है क्वेश्चन में, फिर तुमको समझ में नहीं आएगा कि किसकी बात करना चाह रहा है। मॉडिफाइड जीन मतलब क्या मॉडिफाई हो गया। ठीक है, और इस वाले को हम क्या बोलेंगे, अनमॉडिफाइड जीन। अनमॉडिफाइड या नॉन मॉडिफाइड जीन, और ये क्या हो गया, मॉडिफाइड जीन हो गया। ठीक है, अब मॉडिफिकेशन म्यूटेशन की वजह से आएंगे और कोई रीजन नहीं होता है मॉडिफिकेशन आने का एक्सेप्ट फॉर द म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन, अब रिसेसिव को 1 मिनट के लिए छोड़ दो। ठीक है, म्यूटेशन कौन कौन सा हो सकता है मैं बोलता रही हूँ, इसमें से रिसेसिव कब बनेगा कब नहीं बनेगा वो अलग कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए बस ये समझो, जो भी म्यूटेशन होगा ये हमारे पास में 3 टाइप का हमको देखने को मिल सकता है। म्यूटेशन कितने टाइप का हमको देखने को मिल सकता है, 3 टाइप का। अच्छा, ये 3 टाइप कौन कौन से हैं। पहला टाइप ये है कि भले ही म्यूटेशन हो जाए लेकिन उसके बाद भी आरएनए में या फिर एंजाइम में कोई चेंज ना आए। चेंज ना आए मतलब अब म्यूटेशन की वजह से चेंज तो आएगा ही, उसी को तो हम म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा चेंज आए जिससे कोई डिफरेंस ना पड़े प्रोटीन पर। आरएनए पर तो चेंज आएगा मगर प्रोटीन बनने में कोई भी डिफरेंस ना आए। अगर तुमने कभी सुना है जेनेटिक कोड्स के बारे में, सुना नहीं है तो तुम अगले चैप्टर में सुन लोगे। अभी मेरी बात बस ध्यान में रखना, अगले चैप्टर में समझ में आएगी। ठीक है, अभी बस ध्यान में रखना। हमारे पास में 20 अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनाती हैं। सारी प्रोटीन्स, वैसे 22 हैं बट एनसीईआरटी में अभी 20 ही मेंशन्ड है तो 20 ही बोलेंगे हम। ठीक है, 20 हमारे पास में ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनसे मिलके प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं तो जानते ही हो तुम लोग, है ना। तो 20 अमीनो एसिड से जिनके क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स को बनाने के लिए 64 कोडॉन्स है। मैंने बताया 3-3 के सेट को कोडॉन बोलते हैं आरएनए में। तो ऐसे 64 कोडॉन है जो सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं। यानी कि एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन भी कोड कर रहे हो सकते हैं। एक इसका मैं तुमको एग्जाम्पल बताती हूँ। एक अमीनो एसिड है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलेनिन। क्या बोलते हैं, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन को 4 कोडॉन कोड करते हैं, UUU, UUA, UUC, UUG। UCAG होता है, चलो UCAG ही लिखो बाद में। ये चारों के चारों कोडॉन फिनाइल एलेनिन को कोड करते हैं। चारों के चारों किसे कोड करते हैं, फिनाइल एलेनिन। अब मान लो कहीं पर हमारे आरएनए पर UUU कोडॉन था ऑलरेडी वाइल्ड टाइप में, म्यूटेशन हुआ और इस U के बदले आ गया G, तो अभी भी तो फिनाइल एलेनिन नहीं आएगा ना प्रोटीन में। भले आरएनए बदल गया है लेकिन क्या प्रोटीन बदलेगा उसकी वजह से, नहीं बदलेगा। क्या अमीनो एसिड बदलेगा उसकी वजह से, नहीं बदलेगा। यानी कि जो एंजाइम पहले बन रहा था वही एंजाइम अभी भी बनेगा। तो क्या इसकी वजह से जो कैरेक्टर चेंज होना था वो कोई कैरेक्टर चेंज होगा। भले ही म्यूटेशन हो गया है, भले ही ये मॉडिफाइड है, मगर क्या ये रिसेसिव होगा, नहीं होगा। ठीक है, समझो कैसे। अब यहाँ पर वह अमीनो एसिड सेम है, अमीनो एसिड सेम है तो नॉर्मल प्रोटीन बनेगी। प्रोटीन मतलब एंजाइम बोलते हैं हम अभी। कैसी एंजाइम बनेगी, नॉर्मल एंजाइम बनेगी। अब नॉर्मल एंजाइम है तो ये नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट को काहे में कन्वर्ट कर लेगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगी। प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो क्या कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, हो जाएगा। कैरेक्टर डेवलप हुआ तो क्या हम इसको रिसेसिव कहेंगे, क्या नहीं। रिसेसिव हम कब कहेंगे, जब कैरेक्टर डेवलप ना हो। मगर कैरेक्टर तो डेवलप हो रहा है, कैरेक्टर डेवलप हो रहा है मतलब ये कौन है, डोमिनेंट है। कौन है ये, डोमिनेंट। तो मॉडिफिकेशन तो हुआ, म्यूटेशन तो हुआ, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा म्यूटेशन से रिसेसिव कैरेक्टर ही आएगा। कभी कभी नॉर्मल कैरेक्टर भी आ सकता है, डोमिनेंट कैरेक्टर भी आ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो एंजाइम हो वो इतना एफिशिएंट ना हो बल्कि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम हो गई हो।
लेस एफिशिएंट एंजाइम बन जाए, तो भी कैरेक्टर तो आएगा ही ना। एंजाइम भले थोड़ा कम एफिशिएंट होगा, कम काम करेगा, बॉडी ने एंजाइम को ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन कैरेक्टर तो बनेगा। एंजाइम है तो कैरेक्टर बनेगा, तो यहाँ पर डोमिनेंट ही रहेगा। म्यूटेशन हो गया लेकिन उसके बाद भी क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। इसके अलावा दो और चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ क्या हो सकती है, या तो एंजाइम बने नॉन फंक्शनल, या तो एंजाइम बने नॉन फंक्शनल, या फिर एंजाइम बने ही ना। अगर एंजाइम नॉन फंक्शनल है तो क्या ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। एंजाइम काम ही नहीं कर रहा तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो कैरेक्टर भी नहीं आएगा, कैरेक्टर नहीं आएगा तो क्या हम इसको रिसेसिव बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। कैरेक्टर अगर ना आए किसी जीन की वजह से उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिसेसिव बोल सकते हैं। ठीक है, अब एंजाइम है ही नहीं तो कौन बदलेगा सबसेट से प्रोडक्ट में, तो अभी भी कैरेक्टर नहीं आएगा, कैरेक्टर नहीं आएगा तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रिसेसिव बोल सकते हैं। तो यानी कि अभी ये तुम लोगों का शुरू में नहीं है, ये बीच में कहीं है, हाँ, लेकिन ये होना चाहिए शुरू में, क्योंकि यहाँ भी हम एलिल्स पढ़ रहे हैं ना। एलिल्स बनते कैसे हैं, तुम ये समझो, जब हम बोलते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, जैसे तुमको पता है प्लांट, जो पी प्लांट थे उनका डोमिनेंट कैरेक्टर था कि वो टॉल थे, और उनका रिसेसिव कैरेक्टर था कि वो ड्वार्फ थे। हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना कि टॉल नहीं है, ड्वार्फ है मतलब टॉल नहीं है, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर का न होना ही क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। कोई फ्लावर अगर वॉयलेट कलर का है, जब डोमिनेंट होता है तो वॉयलेट है, डोमिनेंट नहीं होता है तो वाइट है, इसका मतलब कलर बना ही नहीं, कलर नहीं बना तभी तो वाइट हो गया ना वो, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर का एब्सेंस ही क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। और एब्सेंस कैसे हो सकता है, जीन चेंज हो जाए तभी तो एब्सेंस आएगा ना, या तो एंजाइम ही ना बने या फिर एंजाइम फंक्शनल ना बने। इन दोनों ही केसेस में कभी भी काम नहीं करेगा जीन, और काम नहीं करेगा तो कौन सा कैरेक्टर दिखाई देगा हमको, रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देगा। और ऐसे जीन को हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव जीन बोलेंगे। यानी कि मॉडिफाइड जीन हमेशा क्या रिसेसिव होते हैं, अगर बोलेंगे तो क्या बोलोगे, नहीं, मॉडिफाइड जीन हमेशा रिसेसिव नहीं होते हैं। मॉडिफाइड जीन एक कंडीशन में रिसेसिव नहीं होंगे, डोमिनेंट होंगे, जब या तो चेंज होने के बाद भी सेम ही एंजाइम बने, या फिर एंजाइम थोड़ा सा लेस एफिशिएंट बन जाए। अब यहाँ पर तुम समझोगे कि एंजाइम काम कैसे नहीं कर रहा है, जब बन रहा है तो काम क्यों नहीं कर रहा है करके। तो पिछली क्लास में पढ़िए एंजाइम में एक्टिव साइट्स होती हैं करके। एक्टिव साइट्स क्या करती है, सबस्ट्रेट पकड़ती है, प्रोडक्ट में बदल देती है ना। इसकी एक्टिव साइट खराब हो गई है, एक्टिव साइट खराब हो गई है मतलब अगर अमीनो एसिड का सही सीक्वेंस नहीं बना तो प्रोटीन की फोल्डिंग सही से नहीं होगी और एक्टिव साइट नहीं बनेगी। अगर मान लो एक्टिव पॉकेट ऐसे ट्राइंगल शेप की बननी थी तो अच्छे से अमीनो एसिड्स की चेन ना होने की वजह से हो सकता है कि ये इस टाइप की बन जाए। अब कैसे सबस्ट्रेट फिट होगा इसमें, है ना। कीलॉग हाइपोथेसिस सुने हो कभी, जैसे एक चाबी में एक ताली जाती है ना, वैसे एक एंजाइम में एक सबस्ट्रेट जाता है, और वो सबस्ट्रेट के लिए जैसे चाबी में एक जगह होती जहाँ, ताले में एक जगह होती जहाँ चाबी फिट होती है, और वो चाबी बिल्कुल उस खांचे के जैसी होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिट नहीं होगी, ना ही ताला खुलेगा। वैसे ही एंजाइम में भी एक खांचा होता है जिसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं, जहाँ पर सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है। अगर एक्टिव साइट ही नहीं होगी, मान लो सबस्ट्रेट ऐसा है, सबस्ट्रेट ऐसा है, और अगर एक्टिव साइट ऐसी है तो फिट हो जाएगा, लेकिन अगर एक्टिव साइट ऐसी ना होकर के ऐसी है तो यहाँ कैसे फिट होगा, ये तो ऐसे लग जाएगा। जब ऐसे लगेगा तो ये काम कर ही नहीं पाएगा। चाबी कभी छोटी होती है तो खुलता है ताला उससे, या बड़ी होती है तब खुलता है ताला, नहीं खुलता है। तो अगर एक्टिव साइट थोड़ी भी बदल जाती है तो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाता है। ठीक है, तो नॉन फंक्शनल क्यों हो रहा है, एक्टिव साइट बदलने की वजह से। किसकी वजह से, एक्टिव साइट बदलने की। समझ में आई बात। तो हमारे पास में जितने भी जीन हैं वो हो सकता है बहुत सारे भी एलील्स बन जाएं उसके। हम लोग मल्टी एलील कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे जब हम एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे उस समय पर, मगर फिलहाल हम 2 एलील के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल जीन है तो उसको वाइल्ड या डोमिनेंट या फिर नॉन मॉडिफाई या अनमॉडिफाई बोलेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट था। तो तुम लोगों ने देखा होगा मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में वो वाइल्ड फॉर्म ही बोलता है, वो कभी भी डोमिनेंट या रिसेसिव वर्ड यूज नहीं करता, वो वाइल्ड फॉर्म कहता है ना। वाइल्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि नेचर में वही थे और जो थे वही डोमिनेंट रहेंगे ना, जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट थे। म्यूटेशन होने की वजह से उनका काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया तो उनको हमने क्या बोल दिया, रिसेसिव बोल दिया। बस इतना ही फर्क है। समझ में आई बात। अब डोमिनेंट और रिसेसिव थोड़ा सा और करेंगे। एक काम करो, इसको फटक से ड्रॉ कर दो जल्दी से। ऐसा करना ना, इसको ऐसे लिखना,
रिसेसिव और अनमॉडिफाइड लिखना, म्यूटेशन ड्यू टू म्यूटेशन लिखना है यहाँ पर और ये म्यूटेशन वाला सेगमेंट अलग से बनाओ नीचे ऊपर। ठीक है, रुको मैं एक बार देख लेती हूँ। अदरवाइज ये रिसेसिव वाली तक का तो फोटो में है तुम्हारे पास में। ठीक है, अच्छा इसमें है मेरे पास दूसरा भी, मैं तुमको दूसरा भी भेज देती हूँ वरना। देखो समझ में आ जाएगा, आ जाएगा ना समझ में। टेलीग्राम पे है कोई अभी? तो है ना, मैं तेरे को अभी तुरंत टेलीग्राम पे भेजती हूँ, फ़ोन पे खोल लो अपनी। हाउ कैन आई शेयर? अदरवाइज उतार ही लो, अभी अभी उतारोगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। बाद में फिर छूटते चले जाता है। मैं भेज भी दूंगी लेकिन उतार भी लो, फटाफट उतार लो। दोनों जीन्स बना दो ऐसे करके। हाँ जीन हेडिंग डालो, जीन या फैक्टर, तुमने डाला ही होगा जीन या फैक्टर हेडिंग। थोड़ा 3-4 लाइन वो नोट्स वाले छोड़ दो इसमें, 3-4 लाइन, फिर ये फोटो बना दो सीधे। ओहो यहाँ तो वाईफाई भी नहीं है, बाहर तो अंधेरा हो गया रे। थोड़ा सा जल्दी कर लो। इसको स्मॉल ए कर देना। कॉन्सेप्ट अभी समझाती हूँ, पहले अभी इसको लिख दो स्मॉल ए, या ए डैश भी लिख सकते हो। चलो हो गया, छोड़ो इसको ए लिखो, इसको ए डैश लिखो, वाइल्ड फॉर्म के ऊपर डैश लगा देना। म्यूटेशन वाले को अलग से लिखना। हाँ कौन सी सर ने बुटने मंगाई है? फोटो कोई होगा सर की जानने वाला, मेरे को नहीं पता। वो नीट में 720 में से 720 वाला है। मेरे मामा
तेरे मन में जो सर ने फोटो लगाई है। अच्छा मैं जानती थोड़ी हूँ उनको, मेरे को आज पता चला तो उनको ऐसे ऐसे बोली बेटा सही है। हाँ भाई हाँ, ड्यू टू म्यूटेशन लिख दो, ड्यू टू म्यूटेशन, बस हो गया। अब अगला अलग से म्यूटेशन लिख दो। नॉन फंक्शनल वाले में एंजाइम के एक्टिव साइट्स चेंज हो जाते हैं। हाँ, ब्लॉक या चेंज कुछ भी करो। ब्लॉक मतलब कुछ और आकर के अटक गया, वैसा नहीं है, एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। बना दिया। चलो अब नीचे एक लाइन में ये लिख लो, मॉडिफाइड एलिल and unmodified allele produce same product. एरो लगा करके लिखो डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट एलील लिख लो। डोमिनेंट एलील। अगले एलील में लिखो मॉडिफाइड एलील do not produce product as unmodified allele। प्रोडक्ट मतलब ये वाला प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में बदला जो वो प्रोडक्ट एलील का प्रोटीन बनता है वो नहीं कह रही मैं। डू नॉट प्रोड्यूस प्रोडक्ट सेम एज अनमॉडिफाइड एलील, एरो लगा करके लिखो रिसेसिव एलील। तो फर्स्ट वाले में डोमिनेंट एलील है और बाकी के सेकेंड और थर्ड वाले में रिसेसिव एलील है। ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, जीन डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा, या एलील डोमिनेंट होगा कि नहीं होगा, ये जीन पर डिपेंड किया कि जीन से बनने वाले प्रोडक्ट पर डिपेंड किया? प्रोडक्ट पर डिपेंड किया ना। तो डोमिनेंट एलील है कि रिसेसिव एलील है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, इसके ऊपर नहीं कि जीन कैसा है। वरना वो वाला जीन और वो वाला जीन तो अलग अलग थे। जो आफ्टर म्यूटेशन बना फर्स्ट केस में नॉर्मल एंजाइम बना जहाँ पर पे, ये जीन और जो वाइल्ड जीन है वो तो अलग अलग है, मगर दोनों में प्रोडक्ट बना ना, दोनों को डोमिनेंट बोला हमने। तो डोमिनेंट है कि रिसेसिव है किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट पर। लिख लो नीचे, डोमिनेंट एलील डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीन।
यहाँ ला दो। इसमें भी देखो अब कौन सा पेज नंबर है, ये स्नैपड्रैगन वाला फोटो है जिसमें, इसमें ना इसका सेकंड वाला पेज देखो तुम एक बार, जिसमें कोडोमिनेंस लिखा है, उसका फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहा है देखो। इन द फर्स्ट केस, जो 3 केस दिए हैं तुमको यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 केस, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है द नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस, जो हमने लिखा है आगे। दूसरा है नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस, और तीसरा है नो एंजाइम प्रोड्यूस। ठीक है, तो क्या बोला, इन फर्स्ट केस मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड एलील, तो दैट विल प्रोड्यूस फिनोटाइप। ठीक है, और रिजल्टेंट में क्या होगा, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बोल रहे हैं। बट इफ एलील प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम, द फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड, मतलब फिनोटाइप चेंज हो सकता है, बदल सकता है। द अनमॉडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील, जो ओरिजिनल है, जो वाइल्ड फॉर्म है, उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील बोलेंगे। और जो जिसमें कैरेक्टर नहीं बन रहा है या फिर फिनोटाइप चेंज हो जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव एलील बोलेंगे। ठीक है, नीचे लिखा भी है, मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील करेंगे। ठीक है, मॉडिफाइड एलील जनरली क्या होता है, रिसेसिव होता है। बस फर्क ये है कि अगर वो मॉडिफाइड फर्स्ट केस हुआ तो तब नहीं होगा। ठीक, चलो अब अगला हेडिंग डालो, होमोजाइगस। तो डोमिनेंट या रिसेसिव होना जीन का फीचर नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट का फीचर है। यानी कि किसी जीन को देखकर तुम नहीं कह सकते कि डोमिनेंट होगा, पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि इससे प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। प्रोडक्ट बनेगा तो कहोगे कि हाँ भाई डोमिनेंट है, नहीं बनेगा तो बोलोगे डोमिनेंट नहीं है। अब हेडिंग क्या डाली, होमोजाइगस। होमोजाइगस होमोजाइगस में स्लैश करके लिखो प्योर लाइन, प्योर लाइन, और लिखो ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ये तीनों एनसीईआरटी में वर्ड यूज हुए हैं, होमोजाइगस, प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग लाइन। अच्छा, पहले डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दिखाते कैसे हैं जीन पर, वो दिखा देती हूँ मैं तुमको। ठीक है, जो भी एलील्स होंगे हमेशा क्रोमोसोम में सेम लोकेशन में प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर मैं तुमको बोलूँ डोमिनेंट एलील कैपिटल ए है और रिसेसिव एलील स्मॉल ए है, तो ऐसे नहीं दिखाओगे। ठीक है, या फिर है या मेरा है,